हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ काजल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपीडीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट हिंदी की क्लासेज 8 बजे से स्टार्ट है। ठीक है, जैसे कि आप सभी के बहुत सारे ऐसे कमेंट थे कि ये रिक्वेस्ट था कि आप सेकंड सेमेस्टर के साथ फर्स्ट सेमेस्टर का भी क्लासेस चलाइए, जो रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो डेली 8 बजे से क्लासेस चलेंगी, 2 वीडियो आएंगी फर्स्ट सेमेस्टर की। ठीक है, अगर एग्जाम डेट आ जाती है तो पूरा क्लास फर्स्ट सेमेस्टर की चलेंगी, लेकिन अभी एग्जाम डेट का कोई भी नोटिस नहीं आया है, तो अभी के लिए 2 क्लासेस डेली आएंगी, एक 8 बजे और दूसरा 10 बजे। ठीक है, शाम को। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं और ये राजन श्री से डिस्कस कर रहे हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। बिल्कुल शुरुआत से आपका रिवीजन बहुत ही अच्छा हो जाएगा और इसी में से आपका प्रश्न आता है, ज़्यादा मतलब टफ नहीं आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे फर्स्ट आपका प्रश्न है कि हिंदी भाषा की प्रचलित ध्वनियाँ कौन कौन सी हैं। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाएगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि कहलाती है। इस ध्वनि को ही वर्ड कहा जाता है और वर्डों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णमाला में अग्रवत 52 वर्ड हैं, जिनमें स्वर 11, अयोगवा 2, व्यंजन 33 और संयुक्त व्यंजन 4 और द्विगुण व्यंजन 2 होते हैं। कुल ऐड करेंगे तो आपका 52 हो जाएगा। अब देखते हैं स्वर, अयोगवा, व्यंजन कौन कौन से हैं। तो स्वर आप सभी को पता है 11 है, अ, आ, ई, उ, ए, औ, औ। ठीक है, उसके बाद आपका अयोगवा हो जाता है, जिसमें आपका अंग और अह आ जाता है। यहाँ एक बड़ा ऊ छोड़ दिया है। ठीक है, इसको भी हम काउंट कर लेते हैं। अब देखिए, आपका अयोगवा जो होता है वो अंग और अह होता है, और व्यंजन में देखिए आपका क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग और अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन होता है, जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है। ठीक है, जैसे कि अंतस्थ व्यंजन में आपका यरलो आ जाता है, ऊष्म व्यंजन में बड़ा स, छोटा स, ठीक है, ह, ये सभी आते हैं। संयुक्त व्यंजन में छ, त्र, ज्ञ, स्र आ जाता है। द्विगुण व्यंजन में आपका ड और ढ आ जाता है। कुछ ध्वनियाँ विदेशी भाषाओं से ली गई है, जैसे उन्हें आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। ठीक है, तो प्रश्न ये आ सकता है कि आगत ध्वनियाँ किसे कहते हैं। ठीक है, तो जो विदेशी भाषाओं से ली जाती है उसे आगत ध्वनियाँ कहा जाता है। जैसे कि आपने फ और नीचे, जैसे कि जो ऐसे वाला होता है, ठीक है, और नीचे यहाँ बिंदी होता है, इसे हम अरबी तथा जो अंग्रेजी का ओ लिखा होता है, ये अंग्रेजी भाषा से ग्रहण किए गए हैं। इन्हें क्रमशः नुक्ता या अधृत चंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। तो देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, जो ये वाला है आपका, ठीक है, फ अरबी उसे नुक्ता कहते हैं, और जो आपका ओ है, ठीक है, उसे हम जैसे डॉक्टर लिखते हैं, उसे हम अधृत या चंद्र ध्वनियाँ कहते हैं। अब देखिए, आपका जो पंचम जो नाक से बोला जाता है, जैसे न्य, य, ड़, न, म, ये सभी क्या है, पंचम वर्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हो जितने भी ये हैं आपके, ये क्या है, नासिका वर्ड हैं। अब देखिए, यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है। स्वर क्या होता है, स्वर की परिभाषा क्या होती है। तो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्डों को स्वर कहते हैं। स्वर के उच्चारण में हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है। हिंदी भाषा में कुल 11 स्वर हैं, जैसे कि हमने ऊपर डिस्कस किया। ठीक है, अब देखिए, उच्चारण स्थान की दृष्टि से व्यंजन भेद बताइए। ठीक है, मतलब कि क वर्ग किससे बोला जाता है, कंठ से बोला जाता है, च वर्ग किससे बोला जाता है, तालु से। ठीक है, ये सभी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए फ्रेंड, जान लेते हैं इसके बारे में बहुत ही अच्छे से। तो उच्चारण और स्थान एवं वर्णों का वर्गीकरण कीजिए, ऐसा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो छात्रों को उच्चारण स्थान अर्थात उचित ध्वनि निर्गम से परिचित कराना जरूरी है, ताकि वे, थोड़ा यहाँ ब्लर दिख रहा होगा, ठीक है, ताकि वे उच्चारण संबंध भूल न करें। और उच्चारण वर्णों का वितरण अग्र प्रकार दिया गया है, जैसे कि आप सभी ने पहले ही डिस्कस भी किया है हमने, जैसे कि जो कंठ या इसे कंठिया भी बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें देखिए आपका व्यंजन में आ जाता है क, ख, ग, घ। ठीक है, उसके बाद आपका स्वर में अ और अह आ जाता है। तालव्य में आपका तालु, इसमें ई और बड़ी ई आ जाती है, जिसमें च, छ, ज, च वर्ग आ जाता है। मूर्धन्य में आपका री आ जाता है, जिसमें ट वर्ग आ जाता है। दंत में आपका
जैसे कि तो वर्ग आ जाता है। ठीक है, ओष्ठ में आपका छोटा ऊ और बड़ा ऊ प्लस प वर्ग आ जाता है। अनुनासिक या नासिका में आपका अंग और पांचवा वर्ण आ जाता है। ठीक है, उसी प्रकार आपका कंठ या तालव्य में कंठ और तालु से आपका ऐ और औ बोला जाता है, और कंठोष्ठ में आपका औ मतलब औ और औ बोला जाता है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, इतना विस्तार से नहीं पूछता है, बस ऐसे ही पूछ देता है कि जैसे कि च वर्ग किससे मतलब किससे इसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो का किससे उच्चारण किया जाता है, तो दंत से। ठीक है, प से तो होष्ठ। ठीक, नौ तो आप बता सकते हो अनुनासिक या नासिका। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर के प्रकार, स्वर जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर की डिफिनीशन क्या होती है, तो जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। ये 4 है, अ, ई, उ, री। ठीक है, उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में उन स्वरों को कहते हैं जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वर की अपेक्षा अधिक समय लगता है, जैसे कि आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ऐ, औ, मतलब जिसमें 2 मात्रा लग जाता है वो दीर्घ स्वर में आता है। ठीक है, तीसरा है प्लुप्त स्वर। तो प्लुप्त स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर एवं दीर्घ स्वरों से 3 गुना अधिक समय लगता है। किसी को पुकारने में या नाटक के संवादों जैसे कि ओम, राम, ये सभी क्या है, प्लुप्त स्वर में आ जाते हैं। जैसे किसी को पुकारना बहुत देर तक, तो ये क्या होता है, प्लुप्त स्वर में आ जाता है। अगला आपका प्रश्न है कि वर्णों को लिखते समय क्या सावधानियां रखनी चाहिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्णों को लिखते समय रखी जाने वाली जो सावधानियां हैं इसको एक बार देख लेते हैं। तो अधिकतर छात्र, अध्यापक तथा अभिभावक सभी वर्णों को ठीक प्रकार से नहीं लिख पाते। जो वर्ण ठीक प्रकार नहीं लिख पाते अथवा लिखने में गलती कर देते हैं उनका वर्णन निम्न प्रकार है। जैसे कि फर्स्ट है आपका अ, आ, औ, औ, अंग, अह, थ, ध, भ को ध्यान में देखें तो यह समस्त वर्ण ऊपर से खुले रहते हैं। ठीक है, जैसे कि कभी कभी क्या होता है ना, हम लोग मिस्टेक कर देते हैं लिखने में। जैसे कि मान लीजिए अ लिखना है तो ऐसे अ रहता है। ठीक है, ऐसे अ रहता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसे पूरा ये जो आपका सिरो रेखा है पूरा यहाँ तक मिला देते हैं। लेकिन जो आपका ये रहता है पूरा खुला हुआ होता है, जैसे कि मान लीजिए ध होता है तो हम क्या करते हैं, पूरा ध मिला देते हैं। तो ध और घ में डिफरेंट पता नहीं चल पाता। जैसे मान लीजिए ध और घ, ठीक है, तो ध का पूरा मिला देंगे तो ये गलत हो जाएगा। जो आपको ध लिखना है वो ऐसे लिखना है। ठीक है, जो सिरो रेखा है इसको पूरा यहाँ तक नहीं मिलाना है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए भ हो गया तो भ का भी सिरो रेखा पूरा नहीं मिलाना होता है, क्योंकि अगर आप पूरा मिला देंगे तो ये क्या लगेगा, म जैसे लगने लगेगा। और हम लोग ऐसी ही गलतियां कर देते हैं। ठीक है, तो इस पे आपको ध्यान देना है। तो यही बोला है कि इसमें ज़्यादातर गलतियां होती है। अ, आ, औ, अंग, अह, थ, ध, भ को ध्यान से देखें तो यह समस्त जो वर्ड होते हैं खुले होते हैं। ठीक है, छात्र इन वर्णों को लिखते समय उनके ऊपर पूरी लकीर, जिसे सिरो रेखा बोलते हैं, ठीक है, खींच देते हैं। जैसे कि थ के ऊपर पूरी लकीर खींचने से य बन जाता है, ध के ऊपर पूरी लकीर खींचने से घ। देखिए यही बता दिया। अब देखिए ख हो गया। ठीक है, तो ख हम कैसे लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिख देते हैं। अब देखिए इसको हम पढ़ेंगे तो र हो जाएगा, लेकिन जो ख लिखना होता है वो ऐसे लिखना होता है। ठीक है, पूरा जो ये ख ये होता है ये लाइन में मिलना चाहिए। तो ये ध्यान देने वाली बात होती है। जिसे आप देख सकते हो कि ख को र लिखा जाता है, जो कि पूर्ण न रहकर शब्द बन जाता है। ठीक है, जैसे र एक वर्ड है, वह भी एक वर्ड है, तो ये हम पूरा पढ़ेंगे तो र हो जाएगा, न कि ख हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ज़्यादातर आप देखते होंगे ऐसे लिखा जाता है। तो इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि जो ख लिखा जाता है वो हमेशा ऐसे लिखा जाता है, पूरा यहाँ मिला होता है। ठीक है, तो ख निचला हिस्सा एक दूसरे से मिला रहना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है वो घ के ऊपर से बंद तथा ध ऊपर से खुला रहना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है कि जो आपका घ होता है वो पूरा ऐसे मिला होना चाहिए, बट जो ध होता है ये सिरो रेखा पूरा मिलना नहीं चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो अगला आपका पॉइंट है वो कह रहा है कि छ को गोलार्ध में लिखना चाहिए, नहीं तो 6 के अंक जैसा प्रतीत होता है। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे लिख देते हैं ना छ, ठीक है, ऐसे लिख देते हैं तो क्या होता है ना, ये गलत हो जाता है। आपको हमेशा कैसे लिखना है, ऐसे करके, मतलब गोलाकार में बनाकर गोलाई में लिखना चाहिए।
ठीक है। फिर थ के ऊपर खुला रहना चाहिए और यह ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लीजिए आपका ये थ ऐसे लिखना चाहिए, यह पूरा बंद करके लिखना चाहिए। उसके बाद आपका है भ ऊपर से खुला तथा म ऊपर से बंद करके लिखना चाहिए, ठीक है। जैसे कि भ इस तरीके से होना चाहिए, ठीक है। अभी मैंने गलती कर दिया, देखिए भ ऐसे रहता है, जो सिरो रेखा होता है मिलना नहीं चाहिए, और जो म होता है ये पूरा सिरो रेखा मिलना चाहिए। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। इसी प्रकार न, र, ल, श, स, ह को भी ध्यान से लिखना चाहिए। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि स्वर किसे कहते हैं। तो वे अक्षर जिनके उच्चारण में ध्वनि फेफड़ों से निकलकर कंठ से होती हुई मुख के उच्चारण स्थान को स्पर्श किए बिना, मतलब कोई भी अवरोध उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है, मुख द्वार से बाहर निकलती है, स्वर कहलाते हैं, ठीक है। स्वरों का उच्चारण किसी अन्य अक्षर की सहायता के बिना, जैसे कि आपका व्यंजन होता है वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। तो इसी तरह ये बिना स्वतंत्र होता है, ठीक है, मतलब किसी का अवरोध नहीं होता है, किसी की अक्षर की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो स्वर आपको पता है 11 है, इसमें ज़्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। अगला आपका प्रश्न है कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, अथवा स्पर्श व्यंजन से क्या अभिप्राय है, या अंतस्थ व्यंजन से किस प्रकार भिन्न है, अथवा हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए, संयुक्त अक्षर व्यंजन को लिखिए, स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं, स्पर्श व्यंजन का उल्लेख कीजिए। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, व्यंजन क्या है, ठीक है। तो जब प्राण वायु, ठीक है, यानी हवा कंठ तथा मुख के अवयव से टकराती है, जैसे क, तो कंठ से टकराती है, ठीक है, अवयव से टकराती हुई बाहर निकलती है, जो ध्वनियाँ उत्पन्न होती है उन्हें व्यंजन कहा जाता है, जैसे कि क, ख, ग आदि। प्रत्येक व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से, अब स्वर की सहायता से कैसे, पूरा का कैसे बना है, तो पूरा का जो बना है वो क हलंत प्लस अ को मिलाकर पूरे क का निर्माण हुआ है, ठीक है। क के लास्ट में आपका अ जुड़ जाता है, ठीक है गाइस। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो देखिए अगला है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा क्या होती है, इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है। ये 5 वर्ड जैसे क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ये सभी क्या है, स्पर्श व्यंजन, ठीक है। तो इसकी आप परिभाषा याद कर लीजिएगा कि इन व्यंजनों के उच्चारण में हवा जो होती है उच्चारण स्थलों को स्पर्श मात्र करती है, ठीक है। क वर्ग जैसे इसमें आपका 5 वर्ड आ जाते हैं। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा, ठीक है, आप डिफिनीशन परिभाषा याद कर लीजिएगा, ये क्योंकि सबको पता होता है यर और लवा होता है, लेकिन जो परिभाषा लिखना होता है थोड़ा उसमें दिक्कत आता है, ठीक है। तो इसकी परिभाषा जो हो जाती है कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा मुख के किसी भाग को स्पर्श नहीं करती, जो मतलब अंतस्थ व्यंजन होता है, जो आपका जिह्वा यानी जीभ होता है वो किसी भी भाग को नहीं स्पर्श करता है और बिना रगड़, ठीक है, किसी भाग को स्पर्श नहीं करती है और बिना हवा रगड़ खाए मुंह से बाहर निकल जाती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। जैसे कि य, र, ल, व। तो जो आपका जिह्वा है वो किसी को भी स्पर्श नहीं करती है, ठीक है, तो इसलिए इसे अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो अंतस्थ व्यंजन की परिभाषा यही हो जाती है कि हम ऐसा उच्चारण करते हैं, ऐसे वर्ड का उच्चारण करते हैं जिसमें हमारी जो जिह्वा होती है वो बिना किसी बिना स्पर्श किए, बिना रगड़ खाए हुए मुंह से बाहर निकलती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व। ऊष्म व्यंजन किसे कहते हैं, तो जिन वर्णों के उच्चारण में हवा मुख से रगड़ खाती हुई धीरे धीरे बाहर निकलती है उन्हें ऊष्म संघर्षी व्यंजन कहा जाता है, जैसे स, ह, ठीक है। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं, तो 2 अथवा 2 से अधिक व्यंजन मिलने पर संयुक्त व्यंजन बनते हैं, जैसे कि क हलंत प्लस स को मिलाकर 6 अक्षर बना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये लाइन है, ठीक है। त हलंत प्लस र को बनाकर आपका त्र यानी पुत्र त्रिशूल, ज हलंत आपका य यानी या ज्ञान बना है, ठीक है। उसके बाद स हलंत र को मिलाकर आपका श्रम यानी मतलब स्र बना है, जैसे श्रम विभाजन, ये इससे सब बना है। अगला आपका प्रश्न है कि हिंदी की वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ बताइए। तो लेखन शिक्षण की सामान्य त्रुटियों को स्पष्ट कीजिए।
जैसे कि हिंदी भाषा की वर्तनी अशुद्धियाँ एवं निवारण। शुद्ध लेखन का अभिप्राय लेखन संबंधी अशुद्धियाँ न करने से है। इसके लिए 3 बातों पर विचार करना आवश्यक है, जैसे कि अशुद्धियों के प्रकार। वर्तनी संबंधी अशुद्धियाँ कई तरह की हो सकती है, उनमें से कुछ प्रकार हैं, जैसे कि पूर्ण वर्ण संबंधी अशुद्धियाँ। बहुत से बालक कुछ वर्णों के उच्चारण भेद को ठीक तरह नहीं समझते हैं। वे प्रायः एक अक्षर के स्थान पर उसी से मिलता जुलता दूसरी वर्ण लिख देते हैं। यह उचित नहीं है, क्योंकि कभी कभी तो एक वर्ण के परिवर्तित हो जाने से पूरे शब्द का ही अर्थ परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए सर और सर, ठीक है। जो आपका सर है वो बड़ा सर है और जो आपका सर है वो छोटा सा है। दोनों का अर्थ एक दूसरे से सर्वथा भिन्न है। पूरे वर्ड को कुछ से कुछ लिखकर बालक जो अशुद्धियाँ करते हैं उन्हें भी कई रूपों में देखा जा सकता है, जैसे कि ब और व की अशुद्धियाँ, ठीक है। छ और छ की अशुद्धियाँ आप देख सकते हो, बोलने में एक ही जैसे लगता है। ड और इसे अंगा बोलते हैं, ठीक है, जिसे ड कभी कभी लिखते हैं, ठीक है। ढ और ढ द्विगुण व्यंजन जिसे कहते हैं, ठीक है। फिर आपका ड, उसके बाद ढ, ये सभी आपको ड फिर ड, यहाँ हम क्या करते हैं गलती कर देते हैं, जैसे स, फिर आपका दूसरा स, ठीक। तो इस पे ध्यान देने वाली बात है। उसके बाद अगला आपका प्रश्न है कि विषमयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग कब करते हैं। तो विस्मयादि बोधक का चिन्ह का प्रयोग, ये जो चिन्ह होता है, ठीक है, ये विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है जो भाव को प्रकट हेतु, जैसे कि भय, शोक, घृणा, आश्चर्य आदि को प्रकट करने वाले शब्दों में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे हाय, यह क्या हो गया, ठीक है, ओ, ये सभी क्या है भाव प्रकट करने वाले हैं। अगला आपका प्रश्न है कि अग्नि, अमृत, गंगा, गुरु का एक एक समानार्थक शब्द लिखिए। तो अग्नि का हो जाएगा आग, अमृत का हो जाएगा पीयूष, गंगा का हो जाएगा सुरसुरी और गुरु का हो जाएगा अध्यापक। मतलब इन दोनों का अर्थ एक ही है। अगला आपका प्रश्न है कि र वर्ण कितने प्रकार से लिखे जाते हैं। तो र वर्ण 2 प्रकार से लिखे जाते हैं, ठीक है, जैसे कि पुनर्जन्म, गर प्लस हर, ठीक है, मतलब ग्रहण। तो इस तरीके से ये मिलाकर बना है पुनर और जन्म। तो आप यहाँ देख सकते हो जो आपका र लिखा गया है, सबसे पहले तो इस तरीके से लिखा गया है एक में, और दूसरे में ऐसे लिखा गया है। तो र 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला आपका प्रश्न है कि उच्चारण स्थान के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण कीजिए। तो गाइज़ ये बहुत ही ज़्यादा हो जा रहा है, वीडियो लंबा हो जा रहा है, हम कल यहाँ से डिस्कस करेंगे। गाइज़ आज के लिए इतना ही, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश की भी क्लास 9 बजे से चलेगी। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक। आप अपना अच्छे से प्रिपरेशन करते रहिए।